कोई भी अच्छा काम करने में बिल्कुल पीछे ना रहें। पीपल्स पार्टी कभी ख्वाहिश नहीं रही कि पीटीआई के साथ ऐसे मज़ाकरात करे। पाकिस्तान की नाकस बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी एक सवारी निशान बनके सामने आया है। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं अगर वो होती तो वो पाकिस्तान का नाम दूसरे जगह बुलंद कर सकते। अपने ब्रांड्स होते हैं, शहर के एक नुक्कड़ में पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं। कोलैबोरेशन करने वाला कोई है ही नहीं। तो जिसके पास 50,000 भी नहीं है वो ना आए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। नए हफ्ते का आगाज़ है, हफ्ते का पहला दिन है, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं क्योंकि दिन का आगाज़ हुआ है। और अच्छी बात जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो कुछ इस तरह से है कि काम से गलती, गलती से तजुर्बा, तजुर्बे से अक़ल, अक़ल से ख़याल और ख़याल से नई चीज़ें वजूद में आती हैं। इसलिए कोई भी अच्छा काम करने में बिल्कुल पीछे ना रहें, क्योंकि या तो आप कामयाब हो जाएंगे वरना दूसरी सूरत में तजुर्बा आपको ज़रूर मिलेगा, ताकि आइंदा आप वो गलती ना दोहराएं। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, या तो तजुर्बा मिलता है, सबक मिलता है, या फिर वो काम हो जाता है, आप कामयाब हो जाते हैं। तो कुछ भी नया शुरू करना हो ना तो हिचकिचाएं मत, कोशिश ज़रूर करें, बाकी अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। इसी अच्छी बात के साथ, इसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ेंगे और अब शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। इदारों के खिलाफ मुहिम भी और दूसरी जानिब मिन्नतें और तरले भी। बानी पीटीआई के बयान पर सियासी जमातों का पारा हाय। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं डील चाहती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पीटीआई रहनुमाओं के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और सदर इस्लामी तरक्याती बैंक ने शहबाज शरीफ को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिला दिया। शहबाज शरीफ ने MD IMF से मुलाकात में मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए ताउन मांग लिया। क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात नतीजा खेज करार दे दी। वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस काम ना आया। किसान अपनी गंदम फ़रोख्त करने के लिए दर बदर। सरकारी ख़रीदारी कम होने से किसानों को शदीद नुकसान। कई शहरों में गंदम की फ़ी मन कीमत 900 रुपये तक गिर गई। किसान एहतजाज पर मजबूर, आज पंजाब असेंबली पर धरना देंगे। और दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट के पहले राउंड में भारतीय चैंपियन पवन गुप्ता को शिकस्त देने की कहानी। शाहजेब रिंद के बाद रिजवान अली के भी सोशल मीडिया पर चर्चे। 26 साल नौजवान फाइटर अब तक 8 इंटरनेशनल फाइट्स नाकाबिले शिकस्त रहे, जो अपनी नौयत का एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी है। कराटे कॉम्बैट चैंपियन रिजवान अली आज हमारे मेहमान होंगे। जी जनाब, ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस हफ्ते के एंड पर डेवलपमेंट्स काफ़ी हुई हैं क्योंकि बहुत सारा शोर शराबा हम सुन रहे हैं मुज़ाकरात को लेकर। एक तरफ कहा जा रहा है जी मिलकर बैठना चाहिए, आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, दूसरी तरफ से जवाब ये आ रहा है कि जी हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। अब क्या ये नया बयानिया है या पुरानी बात है, क्या है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा मिलने जा रहा है साख डार साहब को, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और कितना उनको इख्तियार मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आपने अलग हमारे लिए वक्त निकाला है। फैसल साहब कहिएगा, ये जो हालिया ये शोर शराबा या चहमगोइयाँ हैं, इन पर आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या नेक नियति से वाकई ये कोशिश हो रही है कि सब एक पेज पर आए या मिलकर बैठें, बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, चाहे वो जितनी भी कन्फ्रंटेशन हो, आखिर जो है चीज़ें जो है वो मज़ाकरात से हल होती हैं, पोलराइजेशन से हल नहीं होती। हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई दफ़ा पीटीआई को ये कहा कि अगर आपके कोई मसाइल हैं, चीज़ें हैं तो आएँ, पॉलिटिकल लोग हैं, हम आपस में बैठकर मसाइल को हल करें। लेकिन मैं नहीं समझता कि पीटीआई इस चीज़ में संजीदा है और वो मज़ाकरात करना चाहती है, और आवाम ने भी इसको देखा है कि पीटीआई इसकी संजीदगी को, और ज़िमनी इलेक्शन में आप देखें कि जिस तरह पीटीआई का हाल हुआ है ज़िमनी इलेक्शन में, तो लोगों ने उसको, उस चीज़ को जो है देखते हुए उनको जो है वोट नहीं किया। दूसरी बात यह है कि पीटीआई चाहती है कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ न बैठे, बल्कि वो चाहती है कि उनको आर्मी चीफ के साथ बैठे या DGSI के साथ बैठे, और माजी की तरह कोई ऐसा शख्स आए और उनको जो है जाकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा दे। मैं नहीं समझता कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी या कोई ऐसी चीज़ थी।
जब हम कहते हैं कि इदारों को जो है वो मदाखलत नहीं करनी चाहिए पॉलिटिक्स में, और हर इदारे को अपनी जुडिशरी में काम करना चाहिए, फिर यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को या फौज को दावत देना पॉलिटिक्स में, मैं समझता हूँ खुद दावत भी खुद देते हैं और फिर चीखते चलाते भी खुद हैं। नहीं तो कुंडी साहब सिचुएशन है क्या? मुझे याद है कि जब इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी ऐसी खबरें गर्दिश में रहीं कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो, लेकिन नहीं उस तरीके से बात बन पाई। तो जरदारी साहब तो बहुत पहले से मिलकर बैठने की बात भी करते आ रहे हैं, उन्हें मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। लेकिन अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है, वहां से क्या कोई जवाब नहीं आ रहा? वो बात नहीं करना चाह रहे, आप लोग बात करने को तैयार है, नून लीग बात करने को तैयार है, क्या माहौल, क्या एस्टेब्लिशमेंट क्या राजी नहीं है उनसे बात करने के लिए? पीपल्स पार्टी की कभी ख्वाहिश नहीं रही कि पीटीआई के साथ ऐसे मुज़ाकरात करें, या हम उनके पीछे भागें कि आप आएँ और मुज़ाकरात करें। हाँ, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने जब जॉइंट सेशन से खिताब किया तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से ये कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप आपस में बैठे और मुज़ाकरात करें। ये नहीं कि हम उनके पीछे भाग रहे हैं कि आप जो है हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारे साथ बैठें और हम उनके पीछे कोई मरे जा रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, माजी में भी हमारी और पीएमएलएन की बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन रही और हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हम आपस में बैठे। मुस्लिम लीग काफ के साथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोलराइजेशन रही, हम उनके साथ बैठे और आप देखें परवेज़ इलाही साहब एक ज़माने में डिप्टी वज़ीर आज़म भी थे, अब तो खैर उनकी राय जुदा हैं। पीएम मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी आपस में जो उनके भी इख्तलाफात हैं, लेकिन अब आपस में बैठे हैं। हम एमकेएम के साथ भी ऑफ एंड ऑन बैठते रहे हैं और बैठते हैं। अभी भी आप देखें हमारा और एमकेएम का लव हेट का अफेयर चलता रहता है, कभी वो हमें वोट करते हैं, कभी हमारी मुखालफत करते हैं, कभी क्या, लेकिन ये चीज़ चलती रहती है। पीटीआई के चेयरमैन या बानी चेयरमैन इमरान खान कहता है कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता और मैं मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहता। अगर आप नहीं करना चाहते मुज़ाकरात तो हमें कोई शौक नहीं मुज़ाकरात करने का। अगर वो कहते हैं कि जी इमरान खान बाहर आएगा तो हम बात करेंगे, हुकूमत उसको बाहर नहीं निकाल सकती, उसके अपने करतूत हैं जिसकी वजह से वो अंदर हैं। जब अदालतें फैसला करेंगी कि वो बाहर होंगे तो बाहर होंगे, अगर अदालतें फैसला करते हैं क्योंकि सज़ा भुगतनी है या उसमें वो है तो फिर सज़ा भुगत के बाहर आएंगे। अब ये प्रेशर कि जी आप इमरान खान को जो है उसने जो भी गलत काम किए हैं उसको बस छोड़ दें और उसको बाहर निकाल लें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि जी इमरान खान मुज़ाकरात नहीं, डील चाहते हैं, तो वो किस किस्म की डील चाहते हैं? वो ये डील चाहते हैं कि उनके जो है जो भी उनके करतूत हैं, जो चीज़ें उन्हें की है वो छोड़ दें, उनको बाहर निकाल लें और उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा दें कोई। तो इस किस्म की चीज़ें तो कुछ नहीं हो सकती। फिलहाल तो जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है, ना हो सकती है। ये चाहते हैं कि 2018 की तरह कोई आए, उनको बैसाखियों पे और कंधे के पे बिठाए और हुकूमत में बिठा दे, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें जब फैसला करेंगी कि इमरान खान साहब बेगुनाह हैं या उनकी ज़मानत हो सकती है तो ज़मानत से बाहर आ सकते हैं, हुकूमत उनको बाहर नहीं निकाल सकती। नहीं तो कुंडी साहब देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो मामलात अदालती हैं वो तो अदालत में ही चलेंगे, वो तो इस तरह नहीं ख़त्म हो सकते। लेकिन जब हम लोग ये सुनते हैं कि जी सभी ये कह रहे हैं कि जी मिल के बैठना चाहिए, आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, यही ताजर रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी मशवरा दिया कि आप सबसे पहले तो सबको एक जगह पर बिठाएं और मिलकर चलें। तो पहला जो स्टेप होता है वो तो यही होता है ना कि रब्ता किया जाए, किसी को भेजा जाए या वहाँ से कोई जवाब आए। ऐसा तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, बस बात ही हो रही है कि मिल के बैठा जाए, मिल के बैठा जाए। देखें पार्टी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चीज़ें होती हैं, सीनियर लीडरशिप भी होती है। इस वक्त तो जो पार्लियामेंट में मौजूद है पार्टी वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। हामिद रजा साहब उसके जो है वो हेड हैं, उनके साथ बात हो सकती है, उनकी पीटीआई की सेकंड ईयर लीडरशिप के साथ भी बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं हम जाकर जाएं और जेल में उनकी मिन्नतें करें कि आप आएँ और बातचीत करें, तो ये तो नहीं हो सकता। जब उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ है नहीं तो हम क्यों उनके साथ बैठें, और हमें कोई शौक भी नहीं है उनके साथ बैठने का। अगर उनका यही रवैया रहा, पहले भी उन्होंने अपने हाल देख लिए है, यही रवैया हो तो आप देख लेंगे। खुद उनकी पार्टी जो है वो गुत्तम गुत्ता है, एक दूसरे के साथ आप देखें उनके बयानात, एक दूसरे वो खुद आपस में बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो किसी और पार्टी के साथ वो क्या बैठेंगे, वो पहले आपस में तो बैठ जाए। सही। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं कुंडी साहब डिप्टी वज़ीर आज़म की भी करना चाहूँगी। पहले कुछ खबरें इस तरह की गर्दिश में रहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम अंडर कंसिडरेशन है कि उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया जाए, लेकिन अभी हमने देखा है कि फौरी तौर पर इसाक डार साहब का नाम सामने आया और बड़ी उजलत में आया कि इतवार के रोज़ कहा गया जी फौरी तौर पर ये नोटिफिकेशन आया। इसकी क्या वजह है? देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ना ख्वाहिश थी डिप्टी वज़ीर आज़म बनने की,
न कोई कंसिडरेशन में थी। मीडिया के जरिए हम सुन रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो डिप्टी वजीर आजम बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। फ्यूचर में कोई भी ऐसा फैसला चेंज होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ही ये फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। हाँ, मीडिया के जरिए मीडिया का अपना हक है कि वो जो भी खबर चलाए, जराए से चलाए, जो भी है वो उनकी अपनी एक वो होती है कि हम ये खबर है, लेकिन वो ऐसा कोई थी नहीं। और आपने देखा कि इसहाक डार साहब जो है वो इस और डिप्टी वजी अजम बने हैं। इतवार के देखिए हुकूमतें चल रही होती हैं, आप कहते हैं कि जी वीकेंड पे हुकूमत सो जाए कुछ ना करे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। लिहाजा इतवार के दिन अगर नोटिफिकेशन आता है, हफ्ते के दिन आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो काम कर रहा होता है, प्रेसिडेंट ऑफिस काम कर रहा होता नहीं, है, बाकी लेकिन ऑफिस गुंडी साहब, भी काम। इसकी ये जो फैसला किया गया है, इसकी जरूरत आप समझते हैं थी, या फिर कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है, या फिर क्या इसके पीछे वजह क्या हो सकती है जो डिप्टी वजीर आजम का ओहदा इसहाक डार साहब को दिया गया? मैं नहीं समझता कि कोई मैसेज की ज़रूरत थी या कोई मैसेज दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा है कि उनको एक डिप्टी वज़ीर आज़म की ज़रूरत थी, उन्होंने किया है। माजी में भी डिप्टी वज़ीर आज़म रहे इस मुल्क में 2-3 दफ़ा, तो वज़ीर आज़म का प्रोविटिव है कि वो डिप्टी वज़ीर आज़म अपने साथ लगा सकते हैं। उन्होंने लगा दिया, उनको ज़रूरत पेश थी क्योंकि काबीना की सिलेक्शन वज़ीर आज़म का एक जमहूरी हक है। उन्होंने अपनी काबीना में एक डिप्टी वज़ीर आज़म को जो है वो चाह के हो लगा लिया। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अच्छा, जितना आप लोग मतलब बतौर कल से हम देखने को हो रहे हैं। आप लोग बतौर इत्तेहादी मुतमईन हैं? आपको लग रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, और वज़ीर आज़म के दौरे भी अभी आपके सामने हैं, फिर आगे हम देख रहे हैं कि वफ्द भी आ रहे हैं, ईरान के सदर भी होके गए हैं, तो आपके ख्याल में चीज़ें सही हैं? देखिए सऊदी वफ्द भी पहले आए थे, ईरानी वफ्द भी आए हैं, वज़ीर आज़म दूसरी दफ़ा सऊदीया जा रहे हैं। कुछ टाइम लगता है हुकूमत को स्टेबलाइज होने में, अभी इनिशियल डेज हैं और कोशिश है हुकूमत की, उनकी इत्तेहादी जमातों की कि मुल्क स्टेबलाइज हो, चीज़ें स्टेबलाइज हों, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह ताला आप कुछ अरसे में देखेंगी चीज़ें स्टेबलाइज होंगी। हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क को हम इकनॉमिकल क्राइसिस से निकालें, जो इस वक्त इकनॉमिकल क्राइसिस मुल्क में है, तो हम मुतमईन इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। हमेशा बेहतरी की सोच करनी चाहिए और हम इस बेहतरी की सोच में ही हुकूमत के साथ शामिल हैं और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। चलें जी, अल्लाह ताला बेहतर करे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि आपने अल सुबह हमारे लिए वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, तवक्को यही रखी जा रही है कि अल्लाह करे कि चीज़ें आगे मज़ीद बेहतर हों। और वज़ीर आज़म सऊदीया के दौरे पर भी हैं, फिर वहाँ पर IMF के हुकाम से भी बातचीत चल रही है ताकि एटलीस्ट मईशत को सही ट्रैक पर रखा जाए, डायरेक्शन ठीक होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब हम आ जाते हैं क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट टीम की डायरेक्शन मुझे तो फ़िलहाल ठीक नहीं लग रही है, लेकिन कुछ नए फैसले भी हो रहे हैं, देखते हैं कि उनके असरात क्या होते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर सोशल मीडिया पर एक नई बहस देखी जा रही है। सीरीज़ की बात की जाए तो 5 मैचेस की T20 सीरीज़ 2-2 से बराबर हुई। एक मैच बारिश की वजह से ख़त्म हो गया था। तो वर्ल्ड कप की तैयारियों से कबल कल PCB हेड मोहसिन नकवी की जानिब से गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल और जेसन गिलेप्सी को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कोच मुकर्रर किया गया है। कोचेस के मामले पर पहले भी सोशल मीडिया पर बहस देखी जा चुकी है, अब फिर हो रही है कि भाई पाकिस्तानी सीनियर साबिक खिलाड़ी इतने सारे मौजूद हैं, क्या वजह है कि आप गैर मुल्कियों को डॉलर्स में पे करते हैं और उन्हीं को आप प्रेफरेंस देते हैं? तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्रिकेट एक्सपर्ट है साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया शहरीज, आपको तमाम बोल्ड न्यूज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आपको वालेकुम बहुत बहुत गुड अस्सलाम। मॉर्निंग। बहुत प्यारा आपने इंट्रो दिया शहरीज। यकीनी तौर पर जिस खलूस से, जिस मोहब्बत से आप प्रोग्राम लेके चलती हैं और ये यकीनी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से आप सवाल कर रही हैं, बहुत नगबिया फ़िक्री है। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, वज़ीर दाखिला है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं, उनकी कोशिशों को हम सराहते हैं। मगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कर क्या रही है? एक साल में 15 मैच न्यूजीलैंड से खेली है और 15 मैच में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या है? एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान के कप्तान 150 रन बनाते हैं 4 मैचों में। साइम अयूब जो मेरे अपने शागिर्द हैं 50 रन बनाते हैं 4 मैचों में। शाहिन शाह अफरीदी को 2 मैच खिलाते हैं, 2 मैच के मैन ऑफ द मैच होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी
तौर पर एक लॉबी के तहत सेट है, और जहाँ पर जिस तरह आप और हमेशा एक बात करते हैं और हक और सच की, मेरिट का खुला खुला कत्ल किया जा रहा है। आप मुझे बताइए सऊद शकीर, आगा सलमान का क्या कसूर है? और आपने और हमने बात की थी कि हमारे इम्पोर्ट होकर आए इंग्लैंड से, उनका नाम है अजहर महमूद साहब। उन्होंने तो अपने मुंह से पहले ही कह दिया था मैं वर्ल्ड कप का कोच हूँ। हमें भी पता था, मगर हमने और आपने जिक्र नहीं किया था, क्योंकि खुद ऑनियर ये बात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे मैं पाकिस्तान का हेड कोच हूँ वर्ल्ड कप तक हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था बाबर इस सीरीज में रेस्ट करेगा। मैं शहरीज आपसे भी पूछूंगा क्या हो क्या रहा है? सियासत हो रही है। हम तो सोच रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद शायद चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही हमें बदली हुई दिखाई देंगी, लेकिन इससे पहले भी मिकी आर्थर साहब आपके सामने हैं जी, वो भी कोच रहे हैं मिकी आर्थर, और अब ये फिर से गैर मुल्की कोचेस का जो इंतखाब किया गया है। क्या वजूहात हैं जो अपने लोगों पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, या वो इस काबिल नहीं है, या फिर जो थिंक टैंक है उनको समझ ही गोरे आते हैं? क्या वजह है? देखिए शरीफ, हमारे अपने लोग बहुत अच्छे हैं, वसीम अकरम से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। और जो जिन कोचों की आप बात कर रही है आईपीएल में मसरूफ है, आईपीएल को तरजीह दे रहे हैं, पाकिस्तान को तरजीह नहीं दे रहे, क्योंकि आईपीएल को तरजीह दे रहे हैं कि जहाँ पर आईपीएल चल रही है तो वहाँ पर वो मसरूफ होंगे। आईपीएल 24 तारीख को खत्म होगा अगले महीने की, उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास 12 मैचेस है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। जो पाकिस्तान की नाकस बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी एक सवारी निशान बनके सामने आया है। लास्ट मैच में आप शहरी, आपको भी हंसी आ रही होगी, 2 रन आउट हुए, 2 जो यकीनी तौर पर जो वाइट बॉल पे रन आउट हुआ तो वो सोचने वाली बात थी किस तरह वाइट बॉल पे वो रन आउट हो रहा है, किस तरह भाग रहे हैं। तो ये तमाम चीजें ग्राउंड रियलिटी तो बताइएगा कि आप दीगर ममालिक की क्रिकेट टीम्स को भी जाहिर है आपकी ऑब्जर्वेशन में वो होंगी, क्या वजह है कि उनके वो लड़के जो कि स्कूल कॉलेज से फ्री होके आके खेलते हैं और आके एक नेशनल लेवल की ए टीम को 2 मैचेस में हरा के चले जाते हैं? क्या वजह है कि हम लोगों की लैकिंग किधर है? कोचेस का प्रॉब्लम है, खिलाड़ी मेहनत नहीं कर रहे, ट्रेनिंग कैंप्स ठीक नहीं है, मसला क्या है? देखो 200% मसला ही मसला है। खिलाड़ी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, खिलाड़ी ग्रुपबंदी कर रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं खेल रहे। हमारे कोचेस बहुत अच्छे हैं, मैंने वसीम अकरम का नाम लिया, मोइन खान का नाम लिया, इनसे बड़े टॉप कोचेस कोई नहीं है। इनको आप पाकिस्तान क्रिकेट की जिम्मेदारी दे सकते हैं, इनसे बेहतर 2020 में कोई भी काम करने वाला एबिलिटी नहीं है। मगर मोहसिन नकवी साहब की नीयत पर शक नहीं है, वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, मगर काम तो उन्होंने करना है ना। जो आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई है, सिलेक्शन कमेटी अहल का है। मोहम्मद यूसुफ की बात करूं, अब्दुल रजाक साहब को वुमेन्स का भी बना दिया है, और सीनियर टीम है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो जिस चैनल पे बैठ के इतना क्रिटिसाइज करने के बाद वो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी है। पहले तो उनसे पूछे आपने शाहिन शाह अफरीदी कैसे हट गया आपके होते, आप तो शाहिद अफरीदी की गोद में बैठे हुए। शाहिद अफरीदी तो आपको पहले भी लेके, तो आप जैसा बंदा अगर शाहिद अफरीदी के होते हुए शाहिन शाह अफरीदी को डिफेंड नहीं कर सकता, पहले तो मुझे ये बताइए अब्दुल रजाक का क्या काम? आप 2 जगह उन्होंने हाथ पांव मार दिए, वुमेन्स में भी डाल दिए हैं, सीनियर टीम में भी हैं। और मोहम्मद यूसुफ की बात करूं, चलो उसके बाद आप असद शफीक, यकीनी तौर पर सिंध से उनका ताल्लुक है। असद शफीक को नजर नहीं आ रहा सऊद शकील किस कैलिबर के प्लेयर हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती रही। उसके अलावा आगा सलमान की बात करूं, मीर हमजा की बात करूं, बहुत अफसोस की बात है शहरी, आपने बात की हाँ इंग्लैंड की टीम, इंडिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम हमसे बहुत बेहतर। हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। बड़े लोगों को बुरा लगे, हक और सच की मैं बात करूंगा, तज्जिया करना मेरा काम है। टॉप NS2 टॉप क्रिकेटर को मैंने कोच किया। वसीम अकरम की बात करूं, शोएब अख्तर की बात करूं, मोइन की बात करूं, शोएब मलिक की बात करूं, सब इनके साथ रहा है। आप शोएब अख्तर जैसा बंदा पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि हक और सच की बात करते हो, पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं है। ये चीजें नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम से हटके होना चाहिए। आप अभी भी आप मुझे बताइए फॉरेन कोच ने करा क्या? सिवाय लॉबी के अलावा 9 to 5 वो जॉब करते हैं। आपकी फिटनेस आपके खिलाड़ियों की नहीं है। शॉर्ट फॉरवर्ड की आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, 2020 में टेस्ट मैच की टीम बनती है, 2020 फाइनली मुझे ये बताएगा साजिद भाई कि आपको क्या तवक्कुआत है? अब ये जो कोचेस आ गए हैं, ये इनके आने के बाद वर्ल्ड कप में क्या हम आउट क्लास परफॉर्म करेंगे?
देखिए इन कोचों से आने तक अगर टीम अच्छी कर सकती थी तो बहुत ही माजरत के साथ इन कोचों से टीम अच्छी नहीं करेगी। टीम को अपने लिए, लड़कों को अपने लिए और मुल्क के लिए खेलना पड़ेगी। पहले तो बाबर को ये सोचना चाहिए, बाबर पाकिस्तान टीम के कप्तान है, दोस्तों के कप्तान नहीं है। पाकिस्तान के लिए सोचो। दूसरी, शाहिनशाह अफरीदी को वाइस कप्तान बनाना चाहिए। ठीक है, बाबर को अपने कप्तान बनाया, शाहिनशाह अफरीदी एक बेहतरीन चॉइस है, उसको वाइस कप्तान बनाया। टीम शॉर्ट फॉर्मेटिक टीम आप बना सकते हैं, लड़ा सकते हैं, मगर दो नाम मैंने लिए, ये नाम डिजर्व करते हैं नहीं करते, क्योंकि रेड बॉल में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है। मौजूदा सिलेक्शन कमेटी से मेरा रिक्वेस्ट है, और सबसे करीब जो मोहसिन नकीस साहब के साथ में वो आप जो सीनियर मैनेजर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ तो मेरे दोस्त भी हो, भाई भी हो, तुम इन लड़कों का, मैं जिन लड़कों का नाम ले रहा हूँ ये डिजर्व करते ही नहीं कर। इन लड़कों को भी आप चेक कर ले, ये लड़के पाकिस्तान के लिए बेहतर है। उसके बाद आप मुझे बताइए जमान खान कहाँ से बॉलर हो गया? जमान खान की फॉलो थ्रू नहीं है, बॉलिंग कहाँ कर रहा है? पहले तो मुझे बताइए जो सिलेक्शन आपने किया है, ये वो सिलेक्शन इतना गैर म्यारी, इफ्तिखार को आप खिला रहे हैं, इफ्तिखार डिजर्व करता है, 20 रन बनाता है 20 खेल के, ये लॉबी है इफ्तिखार की है, रिजवान की लॉबी है। और एक और शहरी एक और बात कहते हैं, चलो एक बड़ी फकर की बात है, नाजाबाद का एक लड़का जिसके मैं अली शकानी साहब की बात करते चलूं, नाजाबाद के लड़के ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की है, अमेरिका ह्यूस्टन में उस इतनी बड़ी चैरिटी कर रहा है। ऐसे पॉजिटिव होप्स रखनी चाहिए, हमें पॉजिटिव होप्स। अब ये जो कोच नया, ये भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के कोच हैं, तो होप्स हो कि चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आप हमारे साथ मौजूद रहे अलसुब। अभी नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। अब कुछ बात हो जाए खेलों की, तो यहाँ आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में होने वाली 63वीं नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल नौजवान राफी असलम ने अपने नाम कर लिया है। आपको बताएं कि एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप पाकिस्तान का गोल्फ का सबसे बड़ा इवेंट है, और राफी असलम की बात की जाए तो बहुत कम उम्र से उन्होंने गोल्फ खेलना स्टार्ट किया, अपने वालिद से ख़ास ट्रेनिंग हासिल की। वैसे गोल्फ के बारे में मशहूर है कि ये अमीरों का खेल है, मगर अब पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन की कोशिशों से नया टैलेंट भी हमें नज़र आ रहा है। कौमी एमेचर चैम्पियन राफी असलम राजा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफी, वेलकम टू आवर शो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। राफे, सबसे पहले बताइएगा कि इतना बड़ा इवेंट जो कि आपने अपने नाम किया है, कितने खुश हैं आप? इसके पीछे कितनी मेहनत थी आपकी, और क्या बताएंगे आप नाजरीन को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ा एमेचर इवेंट है, और पूरा साल हर एमेचर प्लेयर इस इवेंट को देख रहा होता है कि ये इसकी प्रिपरेशन करनी है, और ये कई महीनों से शुरू हो सकती है पहले से ही। और जैसे कि आपने कहा, जीतने के 1-2 दिन तो यकीन ही नहीं आया कि इतना बड़ा इवेंट जीत लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा क्लोज था ये टूर्नामेंट जीतना, क्योंकि 4 दिनों के बाद 2 ओवर पे टाई हुआ था मेरा और एक और प्लेयर शाहजेब का। फिर टाई ब्रेकर जिसको गोल्फ में प्ले ऑफ कहते हैं वो हुआ, उसमें 3 होल्स का प्ले ऑफ हुआ, जिसके एंड पे मैंने बर्डी करके जीता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक सरियल फीलिंग है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। ज़बरदस्त जी, बड़ी अच्छी बात है ये। अच्छा, मुझे बताएगा कि आपने गोल्फ का इंतखाब क्यों किया? आपके फादर इस खेल से वाबस्ता थे, तो आप घर में बचपन से खेलते आए, इस वजह से, या इसके अलावा भी कोई वजह है? जी बिल्कुल, मेरे फादर ने मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने गेम शुरू की, और उनको बड़ा शौक था गेम खेलने का। फिर उन्होंने कोशिश की कि उनके बच्चे भी शुरू करें। उन्हें एक बड़ी यूनिक और डिफरेंट सी गेम लगी, स्पेशली पाकिस्तान में उस वक्त बिल्कुल बहुत कम रुझान था। ये मैं 99 और अर्ली 2000s की मैं बात करूँ, जब मैं 3-4 साल का था। तो उन्होंने फिर मुझे कोशिश की कि मैं शुरू करूं, और मैंने घर में फिर शुरू की। 4-5 साल की उम्र में, कोर्स तो मैं जा नहीं सकता था, तो बस कारपेट पे थोड़ी बहुत पटिंग वगैरह शुरू कर ली, और फिर इस गेम का शौक चढ़ गया, और उस शौक को फिर मैं आज तक अपनी ज़िंदगी के साथ ही रखा हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा राफी, जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इस खेल को अमीरों का खेल कहा जाता है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या वाकई ऐसा है? और जिस लेवल की ट्रेनिंग हमें यहाँ पर दी जाती है गोल्फर्स को, जिस तरह के कोर्ट्स मौजूद हैं, क्या हम लोग इंटरनेशनली मीट करते हैं उस लेवल को? जी बिल्कुल, एक टाइम था कि ज़रूर अमीरों का गेम था, अमीरों ने ही बनाई थी इसको, जेंटलमैन्स गेम कहते थे, और तब एक सोसाइटी में बड़ी सेग्रीगेशन होती थी जेंटलमैन में और जो आम लोग होते थे। बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी आपने किसी गेम को ग्रो करना होता है, तो मैसेज को अवेलेबल करनी होती है उस गेम को। तो पाकिस्तान में भी
जिस तरह आपने कहा, पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के एफर्ट से इस गेम को बड़ा वाइड स्प्रेड किया जा रहा है, और एक तो वैसे ही एक्सेसिबल होती जा रही है फाइनेंशियली, बट जो फिर भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो नहीं खेल सकते, उनको भी चांस मिला है आपकी वो पीजीएफ के थ्रू अप्लाई करें और वो मुफ्त में गोल्फ खेल सकते हैं उनके एसोसिएशन के थ्रू। तो ये एक बड़ा एक स्टिग्मा है, एक वो है माइंडसेट है जिसको हमने तोड़ना है। सही। अच्छा, पाकिस्तान जो गोल्फ फेडरेशन है उसका क्या किरदार अभी आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं? जी देखें, उन्होंने एक तो नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ाए हैं, उन्होंने बड़ा एक एफर्ट डाली है कि टूर्नामेंट्स कराए हैं। जैसे अब अभी स्प्रिंग कोचिंग क्लिनिक हुआ था पिछले 1.5 से 2 महीने, एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गोल्फ कोच उन्होंने बुलाया था और उनके थ्रू बच्चों को उनके एज ब्रैकेट्स बनाए थे, आई थिंक 16 से लेकर 21 तक। उनको पूरा महीना उन्होंने कोचिंग कराई ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके, और ये इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चे का उसको पता नहीं है कि गोल्फ है क्या। तो अगर वो खेलेगा फर्स्ट टाइम, उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर उसका अपना दिल करेगा टू ग्रो इनटू द गेम, तो फिर बच्चे से फिर वो एमेचर कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम एमेचर्स हैं, हमारा दिल करता है हम प्रोफेशनल बने। तो एक स्टेज बाय स्टेज गोल्फ को इवॉल्व करने में पीजीएफ का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, ये भी बताइएगा मुझे कि किस तरह का गेम है, और वैसे तो हर गेम के लिए कहा जाता है कि आपका मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, तो किस तरह अपना ख्याल रखना होता है? क्यों आप रिकमेंड करेंगे यंगस्टर्स को कि ये वाला गेम ज्वाइन करें या इसको खेलें? जी बिल्कुल, फिजिकली पहले मैं कहता चलूँ, फिजिकली एक टाइम था कि गोल्फ में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन पिछले 10 से 20 साल में, पिछले 1-2 डेकेड्स में बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि 4 से 6 घंटे का एक राउंड होता है, यानी एक दिन का जो प्ले होता है वो 4 से 6 घंटे का होता है, और उसमें काफ़ी सारी एक तो वॉकिंग एफर्ट लगती है, फिर आपकी फिजिकली हेड टू टो एवरी मसल ऑफ योर बॉडी इज इन्वॉल्व। तो मैं तो 2 सालों से मैं रेगुलर जिम कर रहा हूँ, इट हैज़ हेल्प मी एज वेल कि गेम में बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको इंजरी से आप प्रोन हो जाते हैं, आपका डिस्टेंस बढ़ता है, आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है। बट ऑन द अदर हैंड, मोर इम्पोर्टेंटली, मेंटली ये गेम आपको बहुत फिट करती है, आपकी पेशेंस, मेंटल रेजिलियंस के अगर इफ समथिंग इज नॉट गोइंग योर वे, तो हाउ टू हैंडल दैट, आपने उस बैरियर को ब्रेक थ्रू कैसे करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली बंदे को बहुत अच्छा डेवलप करती है ये गेम। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा राफे कि अभी नेक्स्ट आपके प्लान्स क्या हैं? कौन सा इवेंट है जिसकी तैयारी आपके जहन में है? अभी जो सबसे करीब आई थिंक खैबर पख्तूनख्वा ओपन गोल्फ चैंपियनशिप है, जो कि नेक्स्ट वीकेंड होगी, मई के 1st से 2nd वीक में। बट मतलब तकरीबन हर महीने 1 से 2 टूर्नामेंट्स होते रहते हैं और रेगुलरली प्रैक्टिस हमारी चलती रहती है कि कभी भी कोई टूर्नामेंट आ जाए तो उसकी तैयारी में हम हों और उसको मिस आउट ना कर जाए। सही। तो आगे इंटरनेशनली पाकिस्तान को कब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी, जिस तरह जब मुझे चांस मिला, जिस तरह पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश एमेचर ओपन में मुझे मौका मिला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, तो जैसे ही पीजीएफ मुझे कहीं भी भेजने के लिए बोलेगी, आई विल बी रेडी टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी राफे बताएगा कि जो पाकिस्तान की गोल्फ फेडरेशन है, इनका कितना किरदार आप देख रहे हैं फाइनेंशियल मामलात में, या फिर गोल्फर्स को भी स्पॉन्सर्स के इशूज़ होते हैं, कहीं भी खेलने जाना हो पाकिस्तान से बाहर तो उनको पहले ये सोचना होगा कि वो फाइनेंस किस तरह मैनेज करेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या किरदार है इस हवाले से? जी, पहले प्रोफेशनल कैटेगरी की बात कर लें तो एक टाइम था 5-6 साल पहले जब टोटल जो पर्स होता है ना सारे प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स का, वो ईयरली पर्स होता था 30 मिलियन, यानी 3 करोड़ रुपए का। इस साल जो पाकिस्तान का टूर जा रहा है इसमें वो 80 मिलियन यानी 8 करोड़ तक पहुंच गया। तो प्रोफेशनल्स को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव हो गया, बहुत ज़्यादा उनकी प्राइस मनी बढ़ गई, उनका वे ऑफ लिविंग आसान हो गया एक तरीके से। पीजीएफ के एफर्ट्स के थ्रू वो स्पॉन्सरशिप लाने में उनका बड़ा अहम किरदार, उनके जो कनेक्शंस हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, दे आर वेरी यूजफुल इन दैट वे। और जिस तरह जो भी टीम्स पाकिस्तान से बाहर जाती हैं वो पीजीएफ उनको A to Z सारा स्पॉन्सर करता है, उनकी अकोमोडेशन, वहाँ पे मैच की एंट्री फी, उनकी ग्रीन फी, उनकी एयर टिकट्स, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय पीजीएफ। तो जैसे मैं पिछले साल गया था, आई डिडंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ज़बरदस्त। अच्छा, फाइनली राफे, कौन आपका फेवरेट है, किससे आप इंस्पायर हैं इस गेम में? इस गेम में जी एक जैसे अब टाइगर वुड्स, वो एक बंदा ऐसा है कि जिस बंदे को गोल्फ का नहीं भी पता उसको टाइगर वुड्स को पता होगा। तो ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ग्रोइंग द गेम, तो ही इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन गोल्फ। सही। चलें जी, ज़बरदस्त। मोर पावर टू यू, ऐसे खेलते रहें
और अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी और मुल्क का नाम भी रोशन करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राफी असलम, हमारे साथ Thank you, sir. मौजूद रहे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। खेलों की बात हो रही है तो पाकिस्तान तो टैलेंट से माला माल है। तो हीरो पाकिस्तान में आज हम आपकी एक और हीरो से मुलाकात करवाने लगे हैं। गोजर खान से ताल्लुक़ है। पाकिस्तानी एथलीट है रिजवान अली, जिन्होंने दुबई में होने वाली कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप में रिवायती हरीफ भारत के खिलाड़ी को चित करके दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। रिजवान की इस जीत पर उनकी पजीराई हो रही है सोशल मीडिया पर, तो टॉप ट्रेंड वो बन चुके हैं, मगर हुकूमती सतह पर कोई ख़ास पजीराई देखने में नहीं आई है। बड़ा अफसोस होता है मुझे इस बात का। इसके पीछे वजूहात क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कराटे चैंपियन रिजवान अली को हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान आपके वक्त के लिए, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जिस तरीके से आपने कराटे कॉम्बैट में भारतीय हरीफ को चित किया है। बेहतरीन आपने परफॉर्म किया है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्या ये अच्छा होता कि हुकूमती सरपरस्ती भी मिलती, प्रोटोकॉल भी मिलता और इज्जत भी वैसे दी जाती आपको। पहले तो मुझे बताइएगा क्या तासुरात हैं आपके अपनी इस जीत पर। जी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक बचपन से ख्वाहिश थी मेरी कि इंडिया के हारिफ को हराना। लाइक बीइंग पाकिस्तानी हम सारों की ख्वाहिश है कि इंडिया के खिलाफ लड़ा जाए और उससे जीता जाए। तो मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने भी आपको आगे और भी इज्जत बख्शनी है और इसी तरह आपने कामयाब होते रहना है। आपकी मेहनत और लगन है इसके पीछे। रिजवान बताइएगा, इस मुकाबले से पहले जो आपने मेहनत की, खुद को तैयार किया, उस तैयारी के बारे में बताइएगा। जी काफी मेहनत की मैंने इसके लिए। मैं गुज़श्ता 3 महीने से पीछे मैं थाईलैंड में था सैनिक में, और रमजान की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैंने यहाँ पे भी ट्रेनिंग की, 2 टाइम रमजान का रोजा भी रखा, और इसीलिए मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है। बेशक। तो अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा बताएंगे रिजवान के क्या आपको हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिलती है या फिर कोई सरपरस्ती जिनको आप क्रेडिट देना चाहें इस सारी जीत के पीछे? कौन था आपके साथ? मैं तकरीबन 6-7 साल से मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हुकूमत की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है अभी तक, और मैं फाइनेंशियली अपने आप को खुद ही सपोर्ट कर रहा हूँ। और जितने भी मेरे ट्रेनिंग कैंप हैं, आगे पीछे जितना भी खर्चा है, मेरी फैमिली जो है वो मुझे सपोर्ट करती है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने मेंटोर अंकल का भी नाम लेना चाहूँगा, जलील अहमद साहब, वो मुझे सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। तो रिजवान, जो वहाँ पर खिलाड़ी ज़ाहिर है दीगर ममालिक से आए थे, उनके साथ किसकी सपोर्ट थी, जिसकी कमी आपको महसूस हुई? कुछ अपने जो शिकवे शिकायत है, अब अच्छा मौका है आपको बयान करने चाहिए, बताइएगा क्या सोचते हैं? जी इंटरनेशनली जितने भी प्लेयर वहाँ पे जिन्होंने शमूलियत की थी, उनके पास काफ़ी सारे स्पॉन्सर थे, और बीइंग पाकिस्तानी हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। और शायद हम अगर क्रिकेटर होते तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर होते, और अनफॉर्चुनेटली हम क्रिकेटर नहीं हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि ताकि हम इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद कर सकें। तो रिजवान, जब से आप वापस आए हैं, कोई किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है, हुकूमती ऑफिशियल ने, या फिर जाहिर है कि आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर सबको मालूम होता है कि जी भारतीय हरीफ को हरा के आया है, तो किसी ने इलाके से हुकूमती सरपरस्त आला ने आपसे कोशिश की रब्ता करने की? अब तक किसी ने रब्ता नहीं किया, और ये नहायत ही अफसोस की बात है कि अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। वाकई बड़े अफसोस की बात है ये। जी। तो रिजवान, मैं अपने लोकल ब्रांड से भी गुजारिश करता हूँ कि वो क्रिकेट के अलावा भी किसी को स्पॉन्सर करें, ताकि वो हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, काफ़ी अच्छे फाइटर हैं, पर उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता है, उनके पास सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। अगर वो होती तो वो पाकिस्तान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद कर सकते। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब जाहिर है इसमें इंसान को दुख तो होता है कि इतनी मेहनत करे और कोई इस तरह से सपोर्ट उसको हासिल ना हो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा रिजवान बताएगा, आप अपने करियर के हवाले से कराटे कॉम्बैट का ही आपने क्यों इंतखाब किया, और नए आने वालों को आप क्या मशवरा देंगे? कराटे कॉम्बैट बेसिकली अमेरिकन बेस लीग है जो दुनिया की टॉप 2 रैंक में आती है, इसलिए मैंने इसे शूट किया। बेसिकली मैं एक MMA फाइटर हूँ, और मैं पाकिस्तान को तकरीबन 7 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं साउथ एशिया टॉप 8 रैंक पे हूँ अभी। सही।
तो रिजवान, आप इसके अलावा भी कुछ करते हैं? फिर किस तरह अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं आप? इसके अलावा मैं ये जॉब फुल टाइम जॉब है हमारी, क्योंकि हमें एक दिन में 3 टाइम और 4 टाइम भी ट्रेनिंग करनी पड़ जाती है। जब फाइट आती है हमें डाइट पे कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और अपने ट्रेनिंग पे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, क्योंकि ये मिक्स मार्शल आर्ट है, इसमें आपने सारी गेमों पे तवज्जो करनी होती है, और जिसमें बॉक्सिंग और रेसलिंग और किक बॉक्सिंग और ब्राजीलियन जिजित्सु ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम किसी और काम कर सकें, और कोचिंग मेरी देते हैं फैमिली आप? जो है वो मुझे सपोर्ट करती है। सही। अच्छा, कोचिंग देते हैं नहीं, आप मैं बच्चों? कोचिंग नहीं करता। नहीं, कोचिंग में नहीं करता, मैं बस फुल टाइम जॉब करता हूँ, यही इसी पे ट्रेनिंग करता हूँ अपने, और अपने मुल्क का नाम रोशन करता हूँ, और मैं अभी तक अनडिफीटेड हूँ। सही। चले, मैं आपके सामने ही ना आला हुकाम से गुजारिश करूंगी, जो हमारे खेलों के वजीर हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि खुदारा थोड़ा सा इन एथलीट्स के बारे में ज़रूर सोचें। रिजवान माशाल्लाह इतना बेहतरीन खेल के आए हैं, प्लीज़ इनकी सपोर्ट करें, और फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करनी चाहिए, इनसे मिलें, ताकि जाहिर है ये हमारे मुल्क का सासा है, हमारे मुल्क का नाम एक दफ़ा नहीं 7 दफ़ा बाहर जाकर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, रोशन कर चुके हैं नाम। तो प्लीज़ इनकी हेल्प की जाए, फाइनेंशियली भी, मोरली भी, हर लिहाज से। फाइनली मैं चाहूँगी रिजवान, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें नए आने वालों को, और नया आगे जो खेल जिसके लिए आप जाएंगे, जिसकी तैयारी चल रही है, उसके बारे में बताइए। जी, नेक्स्ट मेरी फाइट आ रही है नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, वो भी दुबई में होने वाली है। हो सकता है ज़्यादा चांसेस है वो भी इंडिया के हरीफ के साथ ही हो, और मैसेज मेरा यही है कि कोई भी अगर आप काम करते हैं वो कंसल्टेंसी से किया जाए, और इस पर मेहनत की जाए सही, और अल्लाह पे भरोसा रखा जाए, अल्लाह ताला ज़रूर सिला देता है। ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऐसे ही करते रहें, मुल्क का नाम रोशन करते रहें, और प्लीज़ इस तरह के जो एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि ये गारंटी दे के जाते हैं कि हम जाएंगे तो जीत के आएंगे, आप भले हमसे लिखवा के रख लें स्टैम्प पेपर पे, तो इनको तो ज़रूर इस हवाले से सपोर्ट मिलनी चाहिए, ताकि ये इसी तरह खेलते रहें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब की। सऊदीया में मौजूद हैं, जहां उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसके अलावा MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जियो से अलग अलग मुलाकातें की हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त रहनुमा मुस्लिम लीग नून के परवेज़ संदेला साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पहले हमने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर कराची के दौरे पर आए तो यहाँ पर ताजिर बरादरी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आप बस सऊदी वफ्द का इंतज़ार करें, बस सऊदी वफ्द आएगा तो आपका कारोबार चल जाएगा, आपने उनको हलीम बिरयानी निहारी खिलानी है और बस उनसे कारोबार करना है। और अब वो खुद सऊदीया में मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है तरजीह दी जा रही है सऊदी अरब को। कितनी तवक्कुआत हैं आपकी सऊदी अरब से, और दूसरा मईशत की बेहतरी को लेकर इस दौरे को आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये पहले तकरीबन 2 महीने भर रहे हैं हलफ उठाए हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को, और अगर आप उनके 2 महीने की कारकर्दगी देखें तो उसमें वो सऊदी अरब का 2 दफा दौरा कर चुके हैं, इसके अलावा ईरान पाकिस्तान का दौरा कर चुका है, इसके अलावा कतर पाकिस्तान का दौरा करने के लिए तैयार है। देखिए, ये तमाम की तमाम जो कोशिशें हो रही हैं, ये वन एजेंडा है, जो कि मईशत है, कि जो इस वक्त मईशत के हाल है, जो इस वक्त मईशत जिस हाल में है उसको बेहतर करने के लिए, और उसके लिए आपको चाहिए जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जब तक इस मुल्क में नहीं आएगी तब का हालात ठीक नहीं होंगे। सऊदी अरब जो है वो आपके साथ बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और मुख्तलिफ शोबों में करने जा रहा है, और उसी सिलसिले में ये बैक टू बैक पहले शहबाज साहब गए, फिर सऊदी वफद आया 100 रुकनी, और जिसमें बड़े अहम लोग थे, जिसमें वो लोग भी थे जो इस वक्त सऊदी अरब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में शामिल है, और उनका बड़ा हाथ है, बड़ा हिस्सा है, और बड़े कारे खास हैं वो इस वक्त सऊदी हुक्मरान जो हैं उनके। तो ये तमाम चीजें जो है इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको असरअंदाज होंगी, और ये निहारियां बिरयानियां जो है वो हमारे जो सऊदी वफद आएंगे या कोई दूसरा मुल्क का वफद आएगा, ये उनके दस्तरखानों की रौनकें होंगी। देखें, ये आप इस 2 महीने की हुकूमत से अगर आप इन चीजों को देख रहे हैं कि इसके बदले हमें जो इंटरनेशनल अदारे हैं, आलमी मालियाती अदारे हैं, उनसे जो सुनने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है मईशत की वो ठीक है,
सिर्फ 2 महीने में, ठीक है जी। और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अगले साल 12 से 15% जो है इसमें जो महंगाई है वो कम होगी। तो ये इन्हीं चीजों की वजह से हो रही, इन्हीं कोशिशों की वजह से हो रही है। और वैसे भी शरीफ बरादरान की हुकूमत जो है वो, उनका आप देख लें 2013 में देख लें, अभी देख लें कि वो जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो फौरन काम पे लग जाते हैं। और फौरन काम पे लगने का होता यह है कि अगले 2, 4, 6 महीने में, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि ये दीगर ममालिक का ट्रस्ट है इस हुकूमत पर, जो एकदम से सरमायाकारी भी आने लगी है, वफूद भी आ रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। तो यानी कि हम ये समझें कि आगे आने वाले दिनों में जो मईशत है वो ज़ाहिर है सही डगर पर तो है, लेकिन संदेला साहब जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, महंगाई में कमी नहीं आएगी, तब तक एक नॉर्मल कॉमन बंदे को तो इन दौरों से या इन वफूद के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूं। हम लोग जो जिस तरह की जो सिचुएशन है, इसमें हमें यही चाहिए कि हम एक डॉक्टर के पास चले गए, उनका इंजेक्शन लगा, जुकाम बुखार सब ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। देखिए ना, अगर ये बात मैं कहूँ या मेरा कोई दूसरा दोस्त रहनुमा मुस्लिम लीग नूनी कहे तो फिर आप लोगों को इस पे डाउट हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे IMF कह रही है कि जो हमारे मामलात है पाकिस्तान के साथ ठीक है, पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, दूसरे इदारे कह रहे हैं कि अगले साल में 6 महीने में पाकिस्तान जो है वो महंगाई वहां पर काबू पा लेगा। और फिर उसके साथ साथ ये देखिए महंगाई में काबू पाएगा, और साथ में जब दूसरे मुमालिक साथ मिल जाएंगे और मईशत बेहतरी होगी, वहां पर आप $बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट पहुंचेगी, तो ये चीजें ठीक तो जरूर होंगी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर ईरान के साथ हमारे मामला ठीक होते हैं, ईरान के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट होती है और गैस पाइपलाइन पर काम होता है, और हम लोग इस चीज को अमेरिका के प्रेशर को नहीं लेते जो कि पिछले 10 साल से 12 साल से लिया जा रहा है, तो गैस की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, आम लोगों को सहूलतें मिलेंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ठीक है, टाइम तो लगेगा, लेकिन संदेला साहब ये बात भी एक फैक्ट है कि जब तक हम IMF के पास जाते रहेंगे तब तक जाहिर है हम ये नहीं कह सकते कि आगे आने वाले वक्त में, जाहिर है हम अक्सर देखते हैं कि जी हुकूमतों के बारे में कहा जाता है, जब एक हुकूमत चली जाती दूसरी हुकूमत कहती वो जितना कर्ज ले गए वो तो डबल ट्रिपल हो गया, तो हमारे पे बोझ डल गया, हमें वो भी अदा करना है, हमें मईशत भी चलानी है। तो ये जो मसला है ना बार बार IMF की मदद लेने का, ये आखिर कब वो वक्त आएगा कि ख़त्म होगा? और चीज़ें वैसे मुल्क की कुदरती वसाइल से माला माल है, क्या वजह है कि हमें सहारे के बगैर चलना हमारे लिए मुश्किल है? अच्छा, वैसे आप पता है यादाश्त हमारी बड़ी कमजोर है। अभी 2024 में बैठे हैं, आज से 8 साल पहले पाकिस्तान की तारीख में शरीफ बरादरान की हुकूमत में ये कारनामा हुआ था कि IMF को गुड बाय कह दिया था। इसके अलावा कभी आज तक जब से हम IMF के पास गए हमेशा अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड करते रहे, लेकिन 2016 में ऐसा वक्त आया था जब हमने IMF को गुड बाय कह दिया था और 2028 में दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रहे थे। तो ये जो हुकूमत है इस वक्त, जो हुकूमत कर रहे हैं, जिस पार्टी की अब हुकूमत है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आप सारी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं और वो उन्होंने ठीक की हैं। चाहे वो कराची का अमन हो, चाहे वो वजीरिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हो, चाहे मुल्क में रोड बिछाने का डाल हो, चाहे रोजगारी के मामलात हो, ये चीजें। लेकिन उसके दरमियान में जो भी फिर दरमियान में आया उस पर हम अब जाहिर है एक माजी हो गया। और देखें इस हुकूमत की एक सबसे बड़ी बात और है, जिन 2 फॉर्मों की अभी आपने बात की है और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनाई है, अगर शहबाज साहब की जगह पे यहाँ पर साबिक हुक्मरान होता तो वहां पर खड़ा होकर पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा होता, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कह रहा होता, और साथ में करप्शन के अलावा जो, लेकिन ये लोग आप ये देखें कि ये शिकवा गिला नहीं कर रहे कि हमें पिछली हुकूमत की कौन कौन सी तबाहियां और बर्बादियां मिली है, बल्कि काम कर रहे हैं, बल्कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पिछली हुकूमत में तो 16 महीने से खुद ही थे ना, जाहिर है अभी उसकी बात थोड़ी करेंगे, वो तो खैर पिछली बात तो ये भी करते हैं, लेकिन बात वो ये आप जो 2016 की एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद जो हुक्मरान आए थे उन्होंने भी यही बोला कि हर पैदा होने वाला बच्चा इतना मकरूज है, पहले वाले ये कर गए। यहाँ पर यही तो प्रॉब्लम है कि जाने वाला ये बोलता है पहले वाले ये कर गए, मेरे लिए ये मसला खड़ा हो गया है। खैर अल्लाह बेहतर करे, चीज़ें मजीद बेहतर हो। बहुत शुक्रिया संदिला साहब आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। हमें आगे बढ़ना है, कुछ बात करनी है। हर साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फासली टीका जात मुहिम का हफ्ता मनाया जाता है। पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन वीक जो कि 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में कम सिन बच्चों को तपेदिक, डायरिया, नमूनिया, टाइफाइड, रुबेला, खसरा और पोलियो के अलावा दीगर बीमारियों से बचाव के लिए फासली टीका जात मुहिम जारी है। वैक्सीन हर साल लाखों जानों को बचाती है, ख़ास तौर पर इन बच्चों की जो कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से ज़्यादा हसास है। वैक्सीनेशन महफूज और मौसर तरीक़ा है जिससे उनकी ज़िंदगी में
जिंदा रहने, तरक्की के मनाजिल तय करने और ज़िंदगी में अपनी पूरी सलाहियत तक पहुँचने में मदद मिलती है। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, हर साल ही आपको पता है कि ये वीक मनाया जाता है, एक बाकायदा कैंपेन चलती है, तो इस साल क्या आप लोग कर रहे हैं इस हवाले से एफर्ट्स इस वीक में? पहले तो ये बता दीजिएगा, और क्या आपको फ़र्क महसूस कर रहे हैं? लोगों का रुझान बढ़ा है कि भाई टीके पूरे लगवाने और वक्त पर लगवाने? देखिए, इस साल ये जो इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक शुरू हुआ, तो हमने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्रोग्राम जॉड आउट किए, जिसमें हमने पपेट शो, अवेयरनेस सेमिनार, टॉक शोज़, इसके अलावा वॉक्स, रैलीज़ और लोगों के बिहेवियर चेंज करने के लिए जो जो मुमकिन हो सकता है कि आईपीसी पर्सनल मीटिंग्स हैं। इसके अलावा अब हम बोट रैली कर रहे हैं। वो लोग जहाँ पे वैक्सीन की हेजिटेंसी है, लोग वैक्सीन को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। फिर इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि हमारी बड़ी जो है ना वो टॉप अप अप्रोच रही है कि हम बस टीके लगा दें। लोगों को जब तक हम इसकी अफादियत का नहीं बताएंगे कि टीके लगाने का फ़ायदा क्या है, ये उनके बच्चों को के लिए एक हिफाजती शील्ड है, और उनका जो हेल्थ पे इतना बजट एक्सपेंड हो जाता है, उससे उनको पता चले कि भाई अगर ये 12 बीमारियों से बचा है इंजेक्शन लगवाने से, वैक्सीन लगवाने से, तो उनके बच्चों को कम से कम ये 12 बीमारियों का हमला नहीं होगा। ख़ासकर देखें कि जिस तरह से आजकल ये मीज़ल आउटब्रेक चल रहा है, और मीज़ल एक जंगल, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही मेन है कि बच्चों को टाइम से वैक्सीन नहीं लगाई गई, और जब वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। अगर एक बच्चे को होगा तो दूसरे बच्चे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगा उन तक भी उसको असरात फ़ौरन पहुंच जाते हैं। तो इसलिए लोगों की सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी कम्युनिटी को, लोगों को अवेयर करना है कि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप देखेंगे पहले BCG का जो TB का टीका था लगता था, अभी भी लग रहा है, वो सबसे ज़्यादा लगने का उसकी शरह ज़्यादा है। लेकिन बाकी जो वैक्सीन हैं लोगों की, उसके बारे में हेजिटेंसी है वो अभी तक बरकरार है। तो इसको हमें देखना है कि किस तरह से, इसी तरह से लोगों को, कम्युनिटी को इंगेज करके, कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने ये भी देखी कि कुछ तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कुछ लोगों को यही मालूम ही नहीं है कि ये टीके, हिफाजती टीका जात जो हैं ये मुफ्त में भी लगते हैं। फिर वो जो मुफ्त में लगते हैं, पता नहीं लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ठीक है नहीं ठीक है। ये जो बिला वजह की एक मिथ क्रिएट हुई है कि अगर मुफ्त में लग रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, ये क्यों ऐसा बिल्कुल है? ऐसे ही है। देखें, जहाँ मुफ्त में लग रहे हैं, गवर्नमेंट के सेंटर्स पे लग रहे हैं, वही टीके जो है सेम वैक्सीन प्राइवेट सेंटर्स पे लग रही, जो हम प्राइवेट सेंटर्स हम देते हैं वो कुछ चार्जेस लेते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद ये वैक्सीन, हालांकि वैक्सीन वही है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट सालाना 5 बिलियन रुपये खर्च करती है, वैक्सीन इंटरनेशनली प्रोक्योर होती है, तो लोकली बनती भी नहीं है। और इसकी बाकायदा फिर कोल्ड चेन का ख्याल रखा जाता है, जो कार्गो जहाज़ों में आते हैं कोल्ड चेन उसकी मेंटेन होती है। फिर हमारे पास रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हैं, हमारे पास कैरियर बॉक्स हैं, फिर सेंटर्स पे हमारे पास जो ILR जिसको हम कहते हैं आइस लिंक्स रेफ्रिजरेटर है, फिर उनका बाकायदा सोलर अब ILR लगा दिए गए कि जहाँ पे बिजली का ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये गवर्नमेंट ने ILR सोलर वाले लगाए। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली काम कर रही है, और वैक्सीनेशन सेंटर ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। फिर वैक्सीनेटर्स, देखिए वैक्सीनेटर्स और रिक्रूट किए जा रहे हैं ताकि, और फिर वही वैक्सीनेटर जो है आउटरीचेज़ में जा रहे हैं, यानी वो लोगों के घरों के करीब जाके अपने आउटरीच सेटअप कर रहे हैं कि लोगों को आने में प्रॉब्लम ना हो। कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है। बड़ी सख्त गर्मी होती है, स्पेशली कराची की बात की जाए तो ऐसे में डोर टू डोर जाना, वो भी चल के अगर जाया जाए तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, डोर टू डोर नहीं जाते हैं ये लोग, मुख्तलिफ स्पॉट्स जो होते हैं, मुख्तलिफ दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ओवरऑल बात करूँ ना, पोलियो के ड्रॉप्स के लिए डोर टू डोर ही पिलाने जाते हैं। पोलियो के लिए हमारा जो वैक्सीनेटर्स है उसको हमने मोटरसाइकिल दी हुई हैं, और ख़ास करके अभी जो हमारी फ़ीमेल वैक्सीनेटर हैं कराची की 55, उनको हम स्कूटीज़ देने जा रहे हैं। लास्ट मंथ उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है, हमें WHO और गावी ने इनके लिए स्कूटीज़ दी हैं रेड कलर की। और ये फ़ीमेल एम्पावरमेंट में एक बहुत बड़ा एक स्टेप है कि फ़ीमेल अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली अपनी वर्क प्लेस पर जा सकेंगी, अपनी आउटरीच सेटअप कर सकेंगी। और ये फ़र्स्ट इनिशिएटिव है साउथ ईस्ट एशिया में कि जहाँ फ़ीमेल को इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्कूटीज़ मिलें, वो अपने काम पे जाएं, और इंडिपेंडेंट कितना फ़ील करेंगी। अभी उनको कभी भाई के लिए, हस्बैंड के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, कभी पिक एंड ड्रॉप, या बसों में आप देख लेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्या हमारे हालात हैं। तो ये हमारा EPI की तरफ से ऐसा इनिशिएटिव है इन ख़वातीन के लिए, ख़ास करके कि ये जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और वो बच्चों की सेहत के लिए काम करते हैं, तो
गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है कि उनको मैक्सिमली जितना फैसिलिटेट किया जा सके वो किया जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा अवेयरनेस को लेकर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? वो लोग जो ज़ाहिर है इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं और एक बिला वजह का एक स्टिग्मा ज़ाहिर है कि पता नहीं ये नहीं लगवाए जाते टीके, इनको नहीं लगवाना चाहिए, ठीक नहीं होते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है। उन पेरेंट्स को जो कि डरते हैं, उनको किस तरह फिर आप लोग काउंसलिंग उनकी कर रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ एक पेंटा का जो इंजेक्शन होता है उसमें कुछ बुखार आता है, लोग उसकी वजह से घबराते हैं। फिर हमारा एक और इनिशिएटिव है कि हम उसमें पैरासीटामोल देते हैं, उनको डायरेक्ट कर देते हैं कि वहाँ से मिल जाएगा। हमारे सेंटर्स पे भी मिलती है उनको। और ये बात है एक्चुअली कि लोगों को जितनी ज़्यादा लोगों से हम कम्युनिकेट करेंगे, इंगेज करेंगे कम्युनिटीज़ को, उनके फोकस ग्रुप डिस्कशंस होंगे या थोड़ी सी इनडायरेक्ट अप्रोच, जैसे हमारे मुख्तलिफ पार्टनर्स काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो वो कोई हेल्थ महफिल सजा लेते हैं, कोई हेल्थ कैंप कर लेते हैं, तो वहाँ कम्युनिटी आती है तो उनके डिफरेंट बच्चों के फेस पेंट होते हैं एक इनडायरेक्ट अप्रोच के ज़रिए। कि ज़रूरी नहीं कि हर टाइम हम इंजेक्शन या वैक्सीन के बारे में बात करें, इनडायरेक्टली उनको और फैसिलिटी देना कि देखें हमारा जो बेसिक हेल्थ यूनिट है या हमारी डिस्पेंसरी है वहाँ पे सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है। अच्छा वैसे अच्छा बिल्कुल आप सही से डॉक्टर साहब, इसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, इनका बच्चा भी आई थिंक सो खसरे से सफ़र कर रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीन भी लगवाई है लेकिन फिर भी खसरा हो गया है, तो ये क्या इसकी भी वजह कोई होती है? वैक्सीन के 2 डोजेज़ लगवाने होते हैं, एक 9 मंथ पे एक 15 मंथ पे, और उसके बाद इसका बूस्टर डोज लगता है। अभी हम बिग कैचअप पे जा रहे हैं, हमें गावी ने WHO ने सपोर्ट किया है क्योंकि पूरी दुनिया में इस दफ़ा जो मीज़ल्स का इंसिडेंस है बहुत बढ़ा है और ये वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है। हमारे यहाँ तो आप देखें वैसे ही बहुत हेल्थ हाइजीनिक कंडीशन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हमारे यहाँ लोग किस तरह से रहते हैं, वल्नरेबल है ज़्यादा, हाउसिंग अच्छी नहीं है, लोग ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है लोग, तो इस तरह से। और फिर आप देखें वॉश की सहूलतें नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, सैनिटेशन की सहूलतें नहीं है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि डायरिया भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उसमें भी आई थिंक यही हाइजीन के प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, इसकी वजह से पानी मेन मसला है, पानी का पोर्टेबल वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। फिर लोगों को जो शेल्टर अच्छा नहीं है, आप देखें जो शख्स जो फैमिली किसी कम घर में रह रही होगी तो उसको प्रोटेक्शन है ना हर चीज़ से, और चाहे जाए कि एक शख्स एक फैमिली जो है वो झुग्गी में रह रही होगी या सड़क पे पड़ी होगी, जो जिप्सीज़ है, नोमैड पॉपुलेशन है, उनकी जो लिविंग कंडीशन आप देख लेंगे कैसी हैं। फिर अब हमारा हॉट ह्यूमिड वेदर है, आगे जाके आप देखेंगे किस किस्म से फिर बिजली के ब्रेकडाउन्स हैं, बिजली मुहैया नहीं है, तो आप सोचें कि रीजंस तो बहुत सारे रीजन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, मैं चाहूँगी मुझे इस पर कुछ राय दीजिएगा। आई थिंक सो तो इन बड़े अस्पतालों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यहीं से जाके वैक्सीन लगवाते हैं, महंगे दामों लगवाते हैं, वैक्सीन वही होती है जो कि मरकज़ पे भी मिल रही होती है। जी। तो क्या वजह है कि आज तक इनको रोका नहीं गया, ताकि पता चले ये डिफरेंस भी तो ख़त्म हो ना। ये जो एक मिथ है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ सस्ती मिलती है तो ख़राब होगी, वहाँ महंगी मिलती है तो ठीक होगी। इसके लिए अभी हमने एक स्टेप उठाया कि जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं हम उनको रेनोवेट कर रहे हैं, उनको रीब्रांड कर रहे हैं, उनको हम इनके एट पार लेके आ रहे हैं कि वो मदर एंड चाइल्ड फ्रेंडली हो, वो भी ऐसे ही दिखें जैसे प्राइवेट सेंटर के दिखते हैं। तो इस पे हमारी इन्वेस्टमेंट जारी है और इसमें कार्टून कैरेक्टर, इनमें वॉल पेंटिंग, इसके अलावा वहाँ पे टॉयज़, बंच ऑफ टॉयज़, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा, तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं। तकरीबन कोई 30-40% हम अभी हम कर पाए हैं, बाकियों को भी हम कर रहे हैं। तो देखिए लोग ये चाहते हैं कि जिस जगह जो हेल्थ सेंटर हो, जो वैक्सीनेशन सेंटर हो, वो साफ़ सुथरा हो, क्लीन हो, वहाँ उनको वेलकमिंग नोट हो, वहाँ का जो स्टाफ है वो उनको वेलकम कहे, हर आदमी ये चाहता है। तो वो प्राइवेट जाने, जो पॉश लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास एफ्लुएंट सोसाइटी है हमारी, तो वो प्राइवेट सेंटर पे जाते हैं, ठीक है जा रहे हैं, वो अफोर्ड करते हैं, बट एटलीस्ट देखिए वो इस बात में एजुकेटेड तो है ना, वैक्सीनेशन तो करवा रहे हैं ना। सही बात है। तो हमारे जो दूसरे लोग हैं जहाँ करवाते ही नहीं, देखिए गवर्नमेंट के कितना रिसोर्स खर्च हो रहा है उस पर, वैक्सीनेटर पे, फिर आउटरीच सेटअप करने पे, फिर मोबाइल वैन्स हैं वो जाती हैं। आप देखें POL की कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन इवन देन गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट है। अब इधर तो लोग हमारे इतने अवेयर हो जाएं, इतने एजुकेटेड हो जाएं, या देखें जो हमारे पीयर्स हैं, ये लोग कहीं किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ये लोग कहीं किसी इदारों में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, जो ऑफिस के हेड हैं, जिनको अल्लाह ने कुछ नॉलेज भी दी है, कुछ एजुकेशन, तो वो इन सब लोगों को कहें कि भैया बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, या नादरा का ID कार्ड बने, या UC सेक्रेटरी है, या स्कूल में एडमिशन के टाइम पे उसका ये स्टेटस चेक, यूटिलिटी बिल उसी सूरत में जमा होगा जब आपके बच्चे को वैक्सीन लगी होगी, कार्ड ला के दिखाएं, बिल जमा करा दें, ये भी एक अच्छा ऑप्शन था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी फाइनली अगर कोई आप मैसेज पेरेंट्स के लिए देना चाहें तो प्लीज़ आप दे सकते हैं, ताकि वो लोग जो कि बिल्कुल ज़ाहिर है एक तो केयरलेस होते हैं, कुछ अनअवेयर होते हैं,
उनको मैसेज मिलना ज़रूरी है। मेरा पेरेंट्स के लिए, सबके पूरे माशरे के लिए यही पैगाम है कि अपने बच्चों को टाइम से सारा ये शेड्यूल वैक्सीनेशन का पूरा कराएं, ताकि न सिर्फ ये बच्चे इन बीमारियों से महफूज रह सके, बल्कि इन बच्चों की जो बीमार हो जाते हैं उनसे आगे फर्दर बीमारियां नहीं फैलेंगी। और आप देखेंगे एक हम सेहतमंद माशरे की तश्कील में हमारा सबका एक पार्ट होगा, और ये वैक्सीनेशन एक ऐसी शील्ड है इन बच्चों के लिए कि जो इन तमाम मोहलिक बीमारियों से न सिर्फ उनको महफूज रखेगी, बल्कि उनको आगे ज़िंदगी में एक आरामद शख्स बनने की भी काबिल करेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें मैं तो एक छोटी सी बात ये कहूँगी कि आपकी छोटी सी लापरवाही या आपकी छोटी सी गलती आपके बच्चे को उम्र भर की माजूरी दे जाए, ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो कोई भी नहीं चाहता कि अपनी औलाद को किसी भी लिहाज से स्पेशल बच्चे कहलाया जाए, या फिर वो बच्चे जिन्हें माजूर कहा जाए कि लोग भी उनको फिर वो ना एक महरूमी के उससे देखते हैं कि बच्चा बेचारा ठीक नहीं है। तो इसका ख्याल आपको खुद रखना है ताकि आपका बच्चा सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारे। डॉक्टर नईम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी आपके साथ कुछ डिस्कस हम करेंगे हुकूमत की गंदम पॉलिसी के बारे में। आपको सुनने को मिलेगा क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से किसान परेशान हैं, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनका ये कहना है। लेकिन कोई भी फ़िलहाल गंदम ख़रीदने को तैयार नहीं है। आपको पता है बारिशें भी आ रही हैं, एक स्पेल के बाद दूसरा स्पेल आ जाता है, और जब बारिशें होती हैं तो गंदम को कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, गंदम ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो खतीर लागत से गंदम उगाई जाती है, फिर उसको फ़रोख्त करना अब एक चैलेंज बना हुआ है। गंदम की सरकारी ख़रीदारी कम होने से अनाज मंडियों में फ़ी मन कीमत 3000 रुपये मन तक चली गई थी, और अभी कुछ बताया जा रहा है कि 900 रुपये की कुछ कमी हुई है। इस वक्त हमें चौधरी हसीब अनवर साहब ने ज्वाइन किया, जो कि चेयरमैन है किसान ताजुर इत्तेहाद के। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा हसीब साहब, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन के लिए ये बताएगा कि आखिर ये अचानक हुआ क्या कि जिसकी वजह से ये इतना पैनिक क्रिएट हुआ, इस मसले पर बात हो रही है, एहतजाज की नौबत आ गई, आज पंजाब असेंबली के बाद धरना देंगे किसान, तो मसला हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गंदम का इमदादी कीमत जो अनाउंस की वो 3900 रुपये फी मन अनाउंस की। गवर्नमेंट ने बारदाना ऐप भी लॉन्च कर दी, 6 एकड़ के काश्तकार को 6 बोरियां फी एकड़ देने का वादा भी कर लिया। ना किसी को बारदाना मिला, ना गंदम की खरीदारी शुरू हो सकी, जिसकी वजह से जो मिडल मैन थे, जो इस टाइम इन्वेस्टर्स थे, प्राइवेट माफिया था, प्राइवेट कंपनीज थी, उन्होंने किसानों से गंदम औने पौने दामों खरीदना शुरू कर दी। इस वक्त हमारी गंदम का रेट 3031 रुपये मार्केट के अंदर हो चुका है। अगर इस रेट पे हमारी गंदम बिकती है तो फी एकड़ हमें 25 से 30 हजार रुपया नुकसान है। गवर्नमेंट ने जो गंदम की इमदादी कीमत अनाउंस की 3900 रुपया, ये पिछले साल की कीमत थी। हालांकि हमारे खर्चे इस साल 1.5 गुना बढ़ गए हैं। मेरे काश्तकार ने, मेरे किसान ने खाद की लाइनों में लग के 5500 रुपये यूरिया खरीदी, जिसकी असल कीमत 3500 रुपया थी। उसने ब्लैक में यूरिया खरीदी, 14,000 रुपए की DAP खरीदी। वो ट्यूबवेल, वो बिजली के बिल जो पहले 1.5 से 2 लाख थे, वो 7-7 लाख रुपए तक भरे। तकरीबन 300 रुपए लीटर डीजल खरीद के, तमाम महंगी इनपुट्स डाल के, जब वो गंदम तैयार करके फसल काट के खुले आसमान के नीचे रख के बैठा हुआ है कि शायद मुझे मेरी गंदम की, मुझे मेरी फसल की कोई अच्छी कीमत मिल जाए। ये आजकल आप देख रहे होंगे कि मौसम की सूरत हाल भी बड़ी खराब है, टोटल अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं। मेरे किसान के पास ना तो कोई स्टोरेज कैपेसिटी है, ना उसके पास होल्डिंग पावर है। वो बेचारा अपनी फसल खुले आसमान के नीचे रख के बैठा हुआ है। नहीं तो हसीब साहब, अभी जो आप लोगों को धरना देने की नौबत आ गई है, अभी वजीर आजम ने नोटिस भी लिया, उस पर भी जाहिर है कुछ नहीं हो सका। आपने हुकूमती ऑफिशियल से आप लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की है, वो क्या कहते हैं? आपकी उनसे बात हुई है? कोई दरमियान का रास्ता निकालने के लिए कुछ किया जा रहा है, या फिर आप लोग बेबस हैं? हमारी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। वजीर आजम साहब ने जो टारगेट बढ़ाया वो एक बड़ा अच्छा कदम है, और ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद है।
वजीर आजम की तरफ से भी तायद है कि इस मुल्क का किसान जो अपना मुतालबा लेके सड़कों पर आ रहा है उसका ये मुतालबा दुरुस्त है। हमारी हुकूमत पंजाब से भी बातचीत चल रही है और हुकूमत पंजाब भी इस मैटर को बेहतर तरीके से हल करने के लिए फिलहाल संजीदा दिखाई दे रही है। तो फिर आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमारा कोई भी मुतालबा मंजूर नहीं हुआ, हमारा कोई भी मुतालबा माना नहीं गया। हुकूमत पंजाब ने ये जरूर कहा है कि आपका मुतालबा जायज है, लेकिन हमारे मामले को हल करने के लिए अभी तक कोई भी अमली कदम नहीं उठाया गया। नहीं तो मुझे ये बताएगा हसीब साहब कि फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या? बाज़-औक़ात इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट होती हैं, मिडलमैन फ़ायदा उठाते हैं और बस अब उसी फ़ायदे के चक्कर में ये कुछ देर का पैनिक क्रिएट होता है, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये कर कौन रहा है, किरदार किसका है इसमें, जब पंजाब हुकूमत आपके मसाइल सुनने को भी तैयार है, हल करने को भी तैयार है और उसकी तायद भी कर रही है, तो मसला खड़ा किसने किया है फिर? देखिए, हमेशा से काश्तकार के साथ यही होता आया है, जब उसकी जो भी फसल पक कर तैयार हो जाती है तो माफिया सरगर्म हो जाता है। वो काश्तकार से औने पौने दामों उसकी फसल को खरीद लेता है, फिर 1.5-2 महीने बाद वही फसल महंगे तरीन रेट पे बेची जाती है। हमने हुकूमत पंजाब को भी ये बात की कि आज यही माफिया जो किसान से 3,3100 रुपए में गंदम लूट रहा है, कल यही माफिया इस मुल्क की आबादी को 5,000 रुपए में गंदम बेचेगा। आप दो तरफ से अपनी इस कौम का इस्तेसाल ना करें, किसानों को उनकी कीमत पूरी दिलवाएं। वो 3,000 रुपए में गंदम खरीद के 5,000 रुपए में बेचेगा, तो दोनों तरफ का नुकसान है जी। हुकूमत ने हमारी कर रही है, हुकूमत वो ये कह रहे हैं कि हमें भी इन चीजों का पता है, अगर हुकूमत को भी इन चीज़ों का पता है तो मेरा ख्याल है कि सही, मेरा ये ख्याल है कि बेहतर यही है कि साथ मिलकर बैठा जाए और जल्द अज जल्द कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें प्रैक्टिकली नज़र भी आए, बजाय इसके कि धरना दिया जाए और बिला वजह का पैनिक क्रिएट रहे। ज़ाहिर है मौसम भी ख़राब है, किसानों का मज़ीद नुकसान होगा, तो हुकूमत के जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी इस मैटर को सीरियसली लें और जल्द अज जल्द इसका हल निकालें। बहुत शुक्रिया चौधरी हसीब अनवर साहब, आप हमारे साथ अपने इस मसले पर आवाज़ उठाइए। तो नाज़रीन देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पेश आती है। वाकई मौसम की सख्तियाँ इस वक्त जारी हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाई जो हमेशा से इनका इस्तेसाल होता रहा है, उनके लिए कुछ ना कुछ जल्द हुकूमत को करना चाहिए ताकि इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। अभी इस वक्त मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, एक जानी पहचानी शख्सियत है। जब भी पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का नाम आता है तो आज़ाद चाय वाला का नाम फ़ौरन हमारे जहन में आ जाता है। कराची में अगले हफ्ते सजने वाला है एक चाय कॉन एक्सपो, जिसमें ई-कॉमर्स से मुतालिक बहुत कुछ होने जा रहा है। विजिटर्स हजरात के लिए ऐसे फ़वाइद हैं जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुने होंगे। तो इस नुमाइश में ई-कॉमर्स में दिलचस्पी रखने वालों के लिए पाकिस्तान में चलती हुई जो ब्रांड्स की फ्री फ्रेंचाइजीज़ हैं वो ख़रीदने समेत होल सेल में ख़रीदारी के मौक़े मुयस्सर होंगे। साथ में एजेंसीज़ और डीलरशिप ख़रीदने के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। एक्सपोर्ट राइट्स मिलने समेत अगर आप खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसका भी इत्तेमाम किया गया है। अगर मैं यूँ कहूँ ना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा B2B एक्सपो, तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैंने आपका तारुफ बिल्कुल ठीक कराया, आज़ाद चाय वाला, और पूरी मैंने डिटेल बता दी कि ई-कॉमर्स इसने समझना सीखना है, बोल टीवी को स्विच नहीं करना, देखते रहे। अब आप मुझे बताएं, तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है। अब मुझे ये बताइएगा, चाय कॉन, ये जो माशाल्लाह से कॉन्सेप्ट आपका है, अब ज़ाहिर है लोग आपसे सीख रहे हैं। एक्सपो में ये जो आपने सोचा है कि इसमें आप लोगों को बताएंगे, जो लोग अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ई कॉमर्स को समझना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप लेकर आ रहे हैं? अच्छा, बिजनेसेस की दो प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो फ्रेंचाइज करते हैं तो उनको मज़ीद फ्रेंचाइजेस चाहिए होती हैं। KFC की 26,000 है दुनिया में, पाकिस्तान में 100 से ज़ायद होंगी या 100 के लगभग होंगी, लेकिन कोई पाकिस्तानी ब्रांड नहीं जिसकी 100 हों या पूरी दुनिया में 100 हों, तो उनको फ्रेंचाइजेस बेचनी होती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है तो देखिए, लेज़, पेप्सी, कोक, सर्फ वगैरह, पेंटन, हेड एंड शोल्डर्स आपको हर दुकान छोटी बड़ी पाकिस्तान में मिल जाती है, लेकिन अपने ब्रांड्स होते हैं शहर के एक नुक्कड़ में पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं। तो मैं इनको ये सुपर पावर देने के लिए तैयार हूँ। वो क्या है कि उन 3 दिनों में वहाँ 50,000 ऐसे लोग लेके आऊँगा जिनको ये
जो पहले लेस बेचते हैं, जो पहले पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अब वो आपके प्रोडक्ट्स अपने शहर में लेके जाएंगे। आप तकिए बनाते हो, जूते बनाते हो। ये बेहतरीन मौका भी है। अभी आपको पता है कि इस्राइल के वो सारे चक्कर की वजह से बाइकॉट चल रहा है। हाँ। तो इसी बाइकॉट में अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो चल जाएगी इंशाल्लाह। तो लोगों का सेंटिमेंट भी है, वो आपकी मदद करना भी चाहते हैं, लोगों को डिमांड भी है कि भाई मुझे इसका पाकिस्तानी नमल बदल चाहिए। अब मुझे हेड एंड शोल्डर्स का, या कोई पाकिस्तानी साबुन बता दे, कोई पाकिस्तानी क्या कहते हैं शैम्पू बता दे, कोई सर्फ बता दे, जितने भी लोग मेरे सामने नाम ले रहे हैं, मैं कहूँ यार ये यूनिलीवर का, ये उन्हीं का है, इतने लोग हिल गए हैं। अच्छा, एक दूसरी वजह और भी है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये भी है कि लोग ना मिसट्रस्ट करते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं बाहर की चीजों पे। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने कभी उस तरफ कदम ही नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूँ राइट नाउ, मेजॉरिटी हमारे जो ब्रांड्स हैं वो लंगड़े लूले हैं। मैं नहीं कहूँगा कि यार वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन ये तभी वर्ल्ड क्लास बनेगी जब आप उन्हें मौका देंगे, जब चायकॉन होगी, जब इनकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप बढ़ेगी। अगर आप वो क्यों मर जाते हैं, एक शहर के नुक्कड़ से पैदा होकर क्यों मर जाते हैं? बिकॉज उनका एक्सपोजर ही नहीं होता। मैं शारा फैसल पे था तो हर 5वां 6ठा बिलबोर्ड पेप्सी और लेस का था। उनके पास हिम्मत है। हमारी चिप्स बिकती है 10 रुपए की, इनकी बिकती है 60 रुपए की, तो जाहिर इनके पास वो मार्जिन है ना। जब आप हर जगह होते तो एक फैक्टर ऑफ ट्रस्ट पैदा हो जाता है, भाई चंगी चीज होगी इसलिए हर जगह मिलती है। तो वो मैं आपको दे रहा हूं। आप अगर एक शहर से निकलेंगे तो मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूं कि उन 3 दिनों में आप कम से कम 30 शहर में तो लाजमी हो जाएंगे। अभी आप जो ये आजाद ये जो सारा कुछ समझा रहे हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों ने ई कॉमर्स को समझा है ना, हाँ। इस वक्त वो छाए हुए हैं, वो बन गए हैं, उनकी जिंदगियां बन गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है, हमें मौके देने वाला कोई नहीं है, हमारे लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है कि जहां पर हम जाएं जाके। आप यकीन करें मार्केट भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो इन्वेस्टर्स की तलाश में है, काम जानते हैं, प्रोडक्ट्स उनके पास मौजूद है, कौन इन्वेस्टमेंट करे और उनको हमेशा मिलकर काम करो, कोलैबोरेशन करने वाला कोई है ही नहीं। मैं फिर अपनी तारीफ करने वाला हूँ। चायकॉन पे अगर स्टॉल आप बुक रहे हैं तो 50,000 से कम कॉस्ट आती है और आपको इतनी ग्रोथ देगा कि हमारे यहाँ कराची के छोटे छोटे ब्रांड्स आए थे और वहां पे 100 से ज्यादा वो ब्रांचेस पोटेंशियली बेच के गए हैं। 50,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या करे? वो हमारे यहाँ ना आए, वो घर बैठा रहे, कोई जॉब करे जब तक उसके पास पैसे नहीं आते इतने खर्चने के लिए। मैं सबको नहीं करूंगा कि भाई आप वहां पे पहुंचे, क्योंकि हमें वो चाहिए जो ग्रोथ के लिए तैयार है, जो एस्टैब्लिश्ड है। मैं लूले लंगड़े के सामने पेश कर दूंगा तो फिर ग्रो, यानी वहां पे लो इन्वेस्टर आ रहे हैं ना, उनको फ्रेंचाइजी चाहिए, उनको पाकिस्तान के कॉफी हाउसेस चाहिए, उनको पाकिस्तान के टी हाउसेस चाहिए, उनको पाकिस्तान के कपड़े के ब्रांड चाहिए जो अपने मॉल्स में लेके जाएं। तो जिसके पास 50,000 भी नहीं है वो ना आए, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, अब मैं ये चाहूंगी कि आप इस प्लेटफॉर्म से वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और वो अपने भी आप पे ऑनलाइन पेजेस के थ्रू अपना बिजनेस छोटा मोटा चला रहे हैं, या जो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद अपने घर के पास एक चाय का खोखा लगा के बैठा हुआ है, उसको आप किस तरह गाइड करेंगे कि अपने बिजनेस को वो कैसे आगे बढ़ाए और क्या करे? मार्केटिंग ऑब्वियसली इज द रूट। जो ई कॉमर्स कर रहे हैं उनको प्रोडक्ट्स चाहिए, जो प्रोडक्ट्स लोकली दस्तयाब हैं, जो प्रोडक्ट्स कस्टमाइज हो सकते हैं। फर्ज करिए आप कहते हैं कि मैंने अपना मेकअप ब्रांड लॉन्च करना है, लेकिन आपके पास फैक्ट्री नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट नहीं है, आपके पास लाइसेंसेस नहीं है, और वो बनाने में सालों लग जाते हैं, करोड़ों लग जाता है। आप चायकॉन पे आए, मैं आपको गारंटी देता हूँ 50,000 रुपए में आप अपना मेकअप ब्रांड लॉन्च कर सकती हैं। क्या बात है, फिर तो फौरन जाना चाहिए। क्यों? हाँ। वहां पे पहले वो माहिरीन मौजूद हैं, बस वो आप कहेंगे इस बोतल में आप ये फॉर्मूला डाल दें, ये नाम डाल दें। नाइक अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, एडिडास अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाता। आपको ये बता दूं कि पिछले चायकॉन पे वो कंपनी आई थी जो यहाँ पैंटीन बनाती है उनके लिए, और यही वो पैंटीन बनता है जो दुबई जाता है, कनाडा जाता है। वो कंपनी यहाँ पे मौजूद है जो हिमालय के प्रोडक्ट्स बनाती है। मुझे नहीं पता था, मैं उनसे मिला हूं, मैंने कहा यार लोगों को नहीं पता, दे वर देयर, और आपके ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार है। अगर वो हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन और ये सारे बनाते हैं, जॉनसन का अच्छा, वो बेबी ऑयल भी वो बनाते हैं। स्मिथ की पहले बात की है ना, लोग चीज यहाँ पे बनाते हैं, डब्बे पे मेड इन चाइना या मेड इन कनाडा लिख देते हैं, वो चीज उनकी बिकना शुरू हो जाती है। मुझे थोड़ा सा आजाद आप ये बताइएगा कि वो लोग जिन्होंने ई कॉमर्स का सहारा लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गए, उसके पीछे रीजंस क्या है? मे बी उनकी वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं बना सके, मे बी वो अपना मार्केटिंग नहीं सही कर सके, यही 2 वजूहात होती हैं। तो और तीसरा ये होता है कि आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सके। अब ये ट्रस्ट डेवलप कैसे करना है? फ्रॉड इतना होता है। वही है ना, आप फ्रॉड ना करें तो आप पे लोग ट्रस्ट करने लग पड़ेंगे। नहीं, जो फ्रॉड नहीं करते ना, उनको भी, जो नहीं करते ईमानदार होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है कि इस कल्चर, इस माहौल की वजह से उनका भी नुकसान होता है। होता जरूर है कि एक मिसट्रस्ट हो जाती है ना। अब मैं लोगों को एजुकेशन देता हूँ, अब मैं शोज पे जा रहा हूँ, मुझे कहते हैं भाई आप
कितने करोड़ों कमा रहे हैं, उनको पता नहीं होता मेरी ज़राए इनकम क्या है। मैं कहता हूँ यार लाखों क्या टेंस ऑफ लाख रुपीज़ मैं अपनी जेब से इसमें डाल रहा हूँ, हर 10, 20, 30 हज़ार में से एक बंदा मुझे पैसे देता है एजुकेशन का, बाकी सबको मैं फ्री एजुकेशन देता हूँ। ये लोगों को नहीं पता था, मेरे बारे में बताया जी भाई ये मंजन फरोश या फलां, क्यों? ये पहले से आवाम नेगेटिव ख्याल रखती है, ठीक है, तो फिर मुझ पे भी वो तोहमत लगा दी। ये नहीं है भाई यूनिवर्सिटी जाते हैं वो आई थिंक हासिदीन है भाई। अगर एक बंदे ने जाहिर एक्सपीरियंस किया है और वो कामयाब है तो फिर आप उसकी कामयाबी से एक्सपीरियंस से सीखें, बजाय इसके कि पहले ही आप उस पर एक टैग लगा दें कि जी ये तो ये कर रहा है। वो जाहिर है जब खुद कामयाब ना कुछ लोग हो पाए तो फिर ये भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट देना आसान होता है। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमारे उन नए आने वाले जो स्टार्टअप्स जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? ठीक है, वो आपसे कांटेक्ट करें, 50,000 अगर उनके पास है वो शुरू कर सकते हैं, किस तरह, मतलब इसमें की होगी ना, की टिप होगी जो कि आप देंगे? मैंने कहा वो बिजनेस जो ग्रो करने के लिए तैयार है, तो आपने शैम्पू बना दिया, आपने जूते बना दिए, आपने कुछ भी बना दिया, अब आप समझते कि हमने ना लाइक हमारा ऑडियंस भी है, लोगों को प्रोडक्ट पसंद भी है, अब हम चाहते हैं कि भाई हम रोज़ की 100 बोतल की बजाय 4000 बेचें, फिर चाय कौन आपने आना है। कोई स्टार्टअप ना आए, ये स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, सच बता रहा हूँ ना। स्टार्टअप क्या, अभी उसने पहला कदम लिया, तो मैं जो मेरे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं 50,000, उनको वो प्रोडक्ट्स दूंगा जो अभी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, वो कतई ना आए, वो आए जो। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्या कहते हैं, मुशबाई आए थे कॉफ़ी वगैरह, उनकी 22 ब्रांचेस ऑलरेडी हैं, 22 ब्रांचेस आई तो उस वक्त उनके पास बकौल उनके 135 सॉलिड लीड्स आई, जो वो मुशबाई इस बार नहीं आ रहे चाय कॉन पे, और मेरे पास 2 क्या दर्जनों मैसेजेस हैं उनके, आज़ाद भाई संभालने नहीं हो रहा। अभी मैं रावलपिंडी वाली ब्रांच खोलने जा रहा हूँ, अभी गुजरावाली करने जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ कराची, बहादुराबाद में एक बिक गई है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उनको इतनी ग्रोथ मिली। आपने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी रखी हुई है? सिस्टर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई जादू नहीं है, अक्लमंदी थी जो अजलू से हमने कर देनी चाहिए थी। आप जिनको ग्रो करना बिजनेस, जिनको फ्रेंचाइजें बेचनी है, आप मुझे बताएं, आपको शाहिद अफरीदी के एक ब्रांड की ब्रांच चाहिए, कैसे शाहिद अफरीदी से रब्ता करेंगे? नहीं हो सकता। चाय कौन पे आएंगे, उनकी वहां भाई वो बैठे होंगे, उनसे बात करें, जनाब मुझे आपकी ये फ्रेंचाइज चाहिए अपने डॉल्मेन मॉल के लिए, फलां ब्रांच मुझे चाहिए। अंडरटेकिंग लेते हैं आप लोग की भी चला के देनी है बस, फिर ना ऐसे तो नहीं होता। कुछ लोगों को पता होता है कि फ्रेंचाइज कैसे चलती है। फ्रेंचाइज खरीदना सबसे रिस्क फ्री काम है। उसके पहले गाहक होते हैं, उसका प्रोडक्ट पहले एस्टैब्लिश होता है, उसका मार्केटिंग प्लान, उसकी दुकान का लेआउट, सब कुछ तैयार होता है, वही उठा के दूसरी जगह पे ले जाते हैं। आपकी कभी हसरत नहीं होती यार ये फलां दुकान मेरे शहर में होती, इसका मतलब है आप तैयार शुदा गाहक होते। का KFC असली वाले की बात कर रहा हूँ, मेरे करीब होती, फलां ब्रांड मेरे करीब होता, तो जो ब्रांचें होती है ना, सॉरी जो फ्रेंचाइजें होती है ना, उन्होंने एक रेपुटेशन तैयार की होती है। हाँ। बिल्कुल, ये सबसे रिस्क फ्री है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं मिसाल देता हूँ, आपको आज अपनी फ्राइड चिकन लॉन्च करनी है या KFC, बेशक बॉयकॉट हो रहा है, फिर भी आप पैसे कमाएंगे। यहाँ कराची की आवाम तो गैरतमंद है, हमारे यहाँ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फाइनली मैं चाहूंगी एनी मैसेज व्हिच यू वांट टू गिव फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, तो यू कैन। मैं कहूँगा अगर मैं अपना प्लग छोड़ देते हैं, 10, 11, 12 मई को आपने चाय कॉन तो आना ही आना है। ऑन अ पर्सनल लेवल आपको कीमती बनना पड़ेगा, और कीमती बनने के लिए 3 हिमाकतें आपने छोड़ देनी है अगर आपको कामयाब होना है। पाकिस्तान में 3 हिमाकतें फाइनेंशियली हम करते हैं। नंबर 1, प्लाट्स आपने नहीं लेने, वो आपको झांसा देते हैं, करोड़ों एकर्स ऑफ ज़मीन पड़ी हुई है, उसको बस डेवलप कर दिया, बोर्ड लगा दिया, भाई कल इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। प्लॉट्स में आपने इन्वेस्ट नहीं करना, अपनी ज़रूरत के लिए ले रहे हैं वो अलग की बात है। एक नंबर 2, आपने महंगी शादियां नहीं करनी, सस्ता निकाह भी, मेरा भी सस्ता निकाह हुआ है, मेरी बीवी हलाल की है, मेरे बच्चे हलाल किए हैं, मेरे पास अल्लाह ने इतने पैसे दिए थे, मैं हर बंदे को हेलीकॉप्टर में बिठा के ला सकता था, मैंने ये हिमाकत नहीं की। 2 लाख में अपनी शादी की, दिखाने के लिए कि मुझे अल्लाह ने दिया, 4 लाख में की थी बस माशाल्लाह, अल्लाह आपको दे। आपकी हालिया हुई होगी, मैंने उस जमाने में मैंने 2015 में की थी, सिर्फ 4 लाख लगा। 10 साल पहले मैंने की थी, आपने मेरे से कम की है, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्फ्लेशन को अगर हम कंट्रोल में रखें। तीसरी, आपने डिग्रियां नहीं करनी। 99% जितनी डिग्रियां उनसे ना नौकरी मिलती है, ना आपको करना क्या है, करना क्या है, कारोबार छोटा। लाख रुपए में आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, लाख रुपए में आप अपना सर्विसेज बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे लाखों वीडियोस हैं जो आपको सिखा लेंगे। भाई इस रूम में मैं आपको बता सकता हूँ 90% चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं बनी, बाहर से आई हैं, और हम ब्लीड कर रहे हैं, खून हमारा बह रहा है, as far as पैसा जा रहा है, हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो बड़े जबरदस्त मशवरे आपने दिए हैं, जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त खत्म हो चुका है, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी
सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।